हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12th एंड 13 सितंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वैसे आज मैप सीरीज इंक्लूड नहीं करी गई है क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशन बचे हुए हैं, उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है और अल्टीमेटली कल आपको वो मैप सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी बात सत्य है कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है काफ़ी नज़दीक है। अब अप्रोक्स 30 डेज से भी कम समय बचे हैं और ऐसे में आप लोग अपने रिगरस जो मेहनत है पूरी ईमानदारी के साथ जोश के साथ कर रहे होंगे। और डेफिनेटली है फ्रेंड्स कि इस समय कुछ आपका जो डर है सिलेक्शन के बारे में वो सब होती ही रहती है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कभी भी इसको सीरियसनेस से नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम एक अच्छे जीवन के तलाश में है और ऐसे में कुछ समय लगते हैं। कुछ पैसेंस अगर बनाना पड़ता है तो वो लाजमी है, वो हमें रखने चाहिए। वैसे भी लाइफ में पीस होनी ज़रूरी है और वो तभी आएगी जब हम पेशेंस बनाए रखें डिस्पाइट सिचुएशन कैसी भी हो। और अभी चूंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो एक माइंड की जो प्रवृत्ति होती है ना, जब भी कोई चीज़ जो पहले दूर लगती थी और नज़दीक आती है तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्टरबेंसेस आती है, लेकिन ये आपका टेम्पररी फेनोमेना है। लेकिन यही वो समय है जिसमें आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना है, डिस्पाइट कि आपका माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास करे, है ना। आपको कंटिन्यूअसली एक ही फोकस बना कर रखना है। वो फोकस वही है कि भाई साहब अभी कुछ नहीं सुनने वाला जब तक एग्जाम नहीं होगा, है ना। अभी हमारा पूरा फोकस रिवीजन पर ही होगा और बाद में देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। और अल्टीमेटली आपको अभी के समय में थोड़ा सा पीसफुल भी रहने की जरूरत है क्योंकि, है ना, आप लॉजिक लगाओ स्ट्रेस्ड माइंड में कभी भी कुछ पॉजिटिविटी नहीं हो सकती, है ना। आप क्वेश्चन भी सोल्व करोगे और क्वेश्चन नहीं बन रहे, है ना, तो अगर स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट रहेगा तब तो और भी नहीं बनेंगे। लेकिन वही अगर आप नॉर्मल रहते हो तो क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने लगेंगे, रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। ये सब लॉजिक है ना, टू काम योर माइंड, है ना। कोई भी जो जैसे आप देख लो अभी जो आपका ओलंपिक्स हुआ था, है ना, उसमें नर्व्स को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ठीक है, पेशेंस रखना जरूरी होता है, अदरवाइज व्यक्ति का जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए अभी के समय में ये हमारा मैराथन ही है, इट इज लाइक इन ओलंपिक्स, है ना। और हमें इस समय पीसफुल रहने हैं, काम रहने हैं, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, एफिशिएंसी बनी रहे। ऑलरेडी हम लोगों ने खूब सा मेहनत किया है और अब हमें बेसिकली लास्ट क्षण में अपने आप को मजबूत रखना है क्योंकि लास्ट क्षण में ही तोड़ने का प्रयास किया जाता है। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। और अब एक बात इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स वो ये कि आपको विश्वास रखनी जरूरी है। अभी के समय में विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अभी के समय में विश्वास जरूरी है और ये मान के चलो कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ऊपर वाला है जो आपकी मेहनत को रिकॉर्ड करता है और अल्टीमेटली वो एक ना एक दिन फल आपको जरूर देगा। डिस्पाइट उसमें डिले है या कुछ हो, वो आपको फल जरूर होगा। वो फल किस टाइप में होगा ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, लेकिन वो देता जरूर है ना। ऑब्जर्व करना मुश्किल है क्योंकि एक इंसान को ऑब्जर्व करना फ्यूचर मुश्किल होता है। हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं क्या, निगेटिविटी, कि भाई साहब भविष्य में ये घट जाएंगे वो घट जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म फोकस्ड रहता है। हमें इसे लॉन्ग टर्म फोकस वाली बनानी होगी, है ना। और वो तभी आएगी जब पेशेंस स्ट्रांग हो, है ना। और आप लोग इतने डेडिकेटेड हो, इतने अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। आई हैव द बिलीफ इन यू एट ऑल। ठीक है, सो फ्रेंड्स विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज आर्टिकल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो अभी हाल में ही हुई है। इससे पहले आपने सुना होगा यूएस इंडिया के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुकी है और अब आप देख लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पहली बार है जब आपका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है। वन बी से 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग तो बेसिकली जो दो देश हैं जैसे इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया के तरफ से जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर है और जो आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स है वो दोनों मीट करते हैं, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को बढ़ाने का होता है ना। तो देख सकते हो ओवरऑल गोल इज टू एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्री। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा प्रीलिम्स के लिए कि अभी तक इंडिया ने 2+2 टॉक यूएस और जापान के ही साथ करी थी, लेकिन अब इसमें जुट गया है आपका एक और देश जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अर्लियर दिस ईयर इंडिया एंड रशिया भी
एग्री करी थी टू हैव द सिमिलर 2+2 डायलॉग, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हो चुका है। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ 2+2 डायलॉग की, तो सबसे पहली बात तो क्वाड ग्रुपिंग को ये बूस्ट करता है ना। दोनों साइड ने यानी कि बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने रीअफर्म किए हैं अपने कमिटमेंट को टू द क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। और क्वाड का बेसिक ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या था, है ना, तो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बोथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर क्वाड चाहते हैं कि जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है वो आपका फ्री हो, ओपन हो, प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव हो, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऐसा इसीलिए बिकॉज चाइना आपका टांग अड़ाते रहता है ना, साउथ चाइना डिस्प्यूट को लेकर, है ना। वो साउथ चाइना सी को पूरा अपना ही मानता है, और इंडिया और यूएस जैसे देश ये इसको एज ए पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन मानते हैं, जो ओपन होना चाहिए, प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव होनी चाहिए, है ना। कोई एक देश की जो महत्वाकांक्षा है वो नहीं डोमिनेट करनी चाहिए। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका क्वाड का रहा है। एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल कोऑपरेशन, तो दोनों साइड ने रिव्यू किया है जो भी प्रोग्रेस बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशंस पर हो रहे हैं, एज वेल एज कमिटमेंट भी एक्सप्रेस किया है टू फर्दर एलिवेट द एंगेजमेंट्स बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, है ना। और इंडिया और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है दोनों के बीच आपका नेवल एक्सरसाइज भी होता है ना। दो इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। और देख लो आप, जून लास्ट ईयर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने टाइज को और ज्यादा एलिवेट किया टू ए कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और एक इंपॉर्टेंट डील साइन करी गई थी, रेसिप्रोकल एसेस टू मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए लेट्स से कि आपका अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सपोर्ट करता है तो इसके बदले में आपका इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेगा फॉर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड मैटर टू द मिलिट्री बेसिस, ठीक है। And ensure free flow of trade and adherence to the international rules and norms and sustainable economic growth पर भी बात हुई है in the entire region। और हमने फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। फाइनेंस मिनिस्टर एड्स मोर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। तो देख लो 14 मोर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को ऐड कर दिया गया है जो एग्जेम्प्ट करी जाएंगी फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, और अब ये टोटल संख्या बढ़कर 165 हो गई है, और ये काम बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किया है। एंड जो कलेक्शन है अंडर द डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एज वेल एज इंटरेस्ट अक्यूर्ड, इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, है ना। एंड एग्जेम्पशंस विल बी अवेलेबल प्रोवाइडेड जो ट्रस्ट है वो किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज नहीं रहे, है ना। वैसे भी ट्रस्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही होता है ना, तो एग्जाम्पशन तो दी जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड ये जो ट्रस्ट है वो किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज ना हो। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो वही बात है, जब इनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा टैक्सेशन पे तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा फंड की अवेलेबिलिटी रहेगी और ये बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकेंगी एंड आउटकम ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी। इससे पहले माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया था, और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था, ये ताकत दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो डीएमएफ के यूटिलाइजेशन कहाँ किए जाएंगे उसको डायरेक्ट किया जा सके, उसको दिशा निर्देश दे सके। एंड उसके बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार डायरेक्शंस दी है कि strict adherence in respect of utilization of funds by the DMF and no funds shall be transferred from the DMF to the state exchequer और state level fund। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कि आपका क्या डायरेक्शन है इस फंड को लेकर, है ना। तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय द डीएमएफ एंड नो फंड शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डीएमएफ टू द स्टेट एक्सचेकर या फिर स्टेट लेवल फंड, कोई भी नाम हो इसका, या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा आपका ये फंड, ठीक है, from the DMF। and no sanction or approval of any expenditure out of fund of the DMF shall be done at the state level by the state government या state level agency, ठीक है। और अगर हम डीएमएफ की बात करें तो ये आपका नॉन प्रॉफिट स्टेट्यूटरी ट्रस्ट है, और ये हर एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई जाती हैं विच हैज बीन अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो डीएमएफ आपका नॉन प्रॉफिट स्टेट्यूटरी ट्रस्ट फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन, है ना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो आपके मिनरल रिच होते हैं, तो वहां पर जब मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है तो वो जो रीजन है काफी ज्यादा प्रभावित होती है पॉल्यूशन के कारण, केमिकल्स के कारण, है ना। तो उसी के लिए आपका ये डीएमएफ वाला जो ट्रस्ट है सेटअप किया गया था, है ना। और इसे क्रिएट किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। और जो फंड है इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बाय लीज होल्डर्स, इनके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लीज होल्डर्स फॉर लेट पेमेंट, तो ये जो लेट पेमेंट के कारण जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका इस फंड में जाता है। कोई भी पेनल्टी अगर लगाई गई है ना टू द लीज होल्डर, तो भी ये पैसा
इस फंड में जाएगा। एंड इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन फंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एक्सेस फंड इन्वेस्टेड इन टर्म्स, तो ये सब आपका आता है इस फंड में। एंड डीएमएफ हैव बीन सेटअप इन 600 डिस्ट्रिक्ट इन 22 स्टेट्स। तो याद रखना है आपको, क्या डीएमएफ सारे स्टेट्स में सेटअप किए गए? नहीं, 22 स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, है ना, विच हैव फ्रेम्ड द डीएमएफ रूल्स। तो ये हमने डीएमएफ के बारे में जाना, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, है ना, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है उसके बारे में जाना। And next is your magistrates cannot extend probe under the unlawful activities prevention act। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है ना, ये यूपा काफी ज्यादा चर्चा में है। और अब देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ओनली ए स्पेशल कोर्ट जो डेजिग्नेट करी जाएंगी अंडर द यूएपीए अंडर द सेक्शन 43D, इनको ही ऑथराइज किया जाएगा कि वो डील करे विद द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग द टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट्स। और मजिस्ट्रेट ऐसे केसेस जो एक्सटेंशन वाले हैं उसको डील नहीं कर सकता, है ना। तो आप देख सकते हो एक स्पेशल कोर्ट बेसिकली आपका तैयार किया जाएगा, है ना, अंडर द यूएपीए, जो ऑथराइज करी जाएंगी टू डील विद द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग द टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट्स। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं दी गई है। और ये जो स्पेशल कोर्ट जो बनाई जाएंगी ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट के तहत बनाई जाती है, ठीक है। एंड अगर ऐसे स्पेशल कोर्ट्स नहीं है तो ये जो पावर है एक्सरसाइज करी जाएंगे किनके द्वारा? ओनली बाय द सेशन कोर्ट, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच ए स्पेशल कोर्ट दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द सेशन कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर वर्डिक्ट भी दिया था इन द विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 में, है ना। और अभी भी यही बातें रीइटरेट करी गई है। और जब हम बात करते हैं यूएपीए की, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की, तो ये इंडिया का मेन एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन है, जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है ये आपका टाइम बाउंडेड में किया जाना है। क्या टाइम लिमिट सेटअप करी गई? 90 डेज, ठीक है। तो 90 डेज के ही अंतर्गत आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन कर देने, और अगर नहीं हुआ तो एक्यूज को बेल अपने आप मिल जाएगी, है ना। द एक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल। एंड क्या की प्रोविजन है यूएपीए 1967 का, जो 2019 में अमेंड भी किया गया था, हमने डिस्कस भी किया था, है ना। तो सेंट्रल कैन डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना ऑर्गेनाइजेशन को तो डेजिग्नेट कर ही सकता है, बट इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट कर सकता है। साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एम्पावर किया गया है, कोई अप्रूवल कर सकता है किसका? जो भी अटैचमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या सीजर, है ना, उसका अप्रूवल कौन करेगा? आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एंड जो ऑफिसर्स हैं एनआईए के, उसको भी एम्पावर किया गया है। और ये जो ऑफिसर्स होंगे वो इंस्पेक्टर या फिर उससे अबव रैंक के होंगे, और ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं द केसेस ऑफ टेररिज्म। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कन्विक्शन रेट है ना, अगर 100% को डिटेन किया गया अंडर द यूएपीए, तो जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही लो है। सिर्फ 2.2% केसेस रजिस्टर किए गए हैं अंडर द यूएपीए बिटवीन 2016 एंड 2019, और ये कन्विक्शन हुआ है, समझ रहे हो। यानी कि 100 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 2.2% केसेस में ही आपका कन्विक्शन हुआ है। यानी कि साबित हो सका है कि हाँ आपका ये उस एक्टिविटी से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट इज योर साइन एफटीएज विथ यूएस EU फॉर हेल्पिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स। ये आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा है। FTAs इज नथिंग बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी RCEP को लेकर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो क्या होता है? ये बेसिकली एक एग्रीमेंट कह लो, पैक्ट कह लो, दो या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव यही होती है कि जो भी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं देशों के बीच में, जो इस पैक्ट के मेंबर होंगे, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बैरियर्स को कम किया जाए, है ना। वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो सकता है, टैरिफ बैरियर हो सकता है, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर हो सकता है। क्या की कंसर्न रेज करी गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स के द्वारा? तो आप देख सकते हो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कंट्रैक्ट हुई है फ्रॉम 2019-20, और इतना ही नहीं, निगेटिव ग्रोथ रेट अचीव किया है ना, ऑफ 15.73% इन 2020। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का एक्सपोर्ट कंट्रैक्ट हुआ है ना, एज वेल एज निगेटिव ग्रोथ। एंड डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स ये डिसएडवांटेज में है, यानी कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू द यूएसए एंड यूरोपियन मार्केट व्हाइल कंपीटिंग विद द अदर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्यों? बिकॉज हम लोगों का जो एक्सपोर्टर्स है या फिर हमारा जो देश है, आप देखते हो कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किसी अन्य देश के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो
आपका यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज है ना, इन सबों ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखी है। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट मिल जाते हैं उनको, और बदले में कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स है वो फेस करते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज अनेबल टू प्रोवाइड कम्पिटिटिव फ्राइट रेट, ये भी एक इश्यू है ना। जो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा। अगर रेलवेज ही आपके प्रोडक्ट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है वो ज्यादा चार्ज करने लगे, तो इसके कारण जो आपका एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो तो प्रभावित हो जाएगा ना। और यही बात कही गई है, दैट्स वाई एक प्रपोजल चलता है कि वी शुड हैव डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और उस पर काम भी चल रहा है। एंड इससे होगा क्या, तो एडवर्सली अफेक्ट्स द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन ग्लोबल मार्केट। क्या की रिकमेंडेशन है, देख लो। इंडिया नीड्स टू स्टेप अप इट्स एक्सपोर्ट इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, साथ ही साथ एक्सपोर्ट बास्केट, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपोर्ट बास्केट को भी एक्सपेंड करने की जरूरत है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम राइस, व्हीट या फिर मस्टर्ड ही एक्सपोर्ट करते रहे। बहुत सारी वेराइटीज है ना, जिसको ब्रांडिंग कर कर दूसरे देश में बेची जा सकती है ना। तो एक तो एक्सपोर्ट बास्केट को बढ़ा दो, दूसरा दूसरे देश से जुड़ जाओ, है ना। दूसरे देश का जो मार्केट है उसको भी कनेक्ट करो, सो दैट जो पहले जहां पर एक्सपोर्ट कम होती थी या न होती थी वहां पर भी एक्सपोर्ट हो सके। तो एक तो मार्केट बढ़ा दो, मार्केट एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दो, दूसरा एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ा दो, टू रिकवर फ्रॉम इट्स करेंट स्लम्प एंड इंक्रीज इन द शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड आयरन आउट द इश्यूज, यानी कि फाइंड आउट किया जाए जो भी इश्यूज हैं दैट आर हिंडरिंग टू साइन द एफटीएज विद यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कंसर्टेड एफर्ट्स लेनी पड़ेगी, सो दैट जो रेल सर्विसेज के माध्यम से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, है ना, वो चीपर हो सके, है ना। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान के चलो अगर ज्यादा लगता है तो आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगी, और प्राइस बढ़ जाएंगी तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस का ही खेल है, 1-2 रुपया भी कम हो जाए तो मान के चलो जो बायर्स है उनके पास तो अदर ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो सस्ते वाले से खरीद ले, है ना। एंड देख लो आप, द शेयर ऑफ रेल फ्राइट अगेन द रोड ओनली 35% है, जबकि ट्रेंड रिवर्स है डेवलप कंट्रीज में, है ना। दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाता है। एंड ट्रेड टाइज देख लो, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स किसके के साथ है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, आसियान, चिली, श्रीलंका, मर्केशोर, साउथ कोरिया, अफगानिस्तान, जापान, और पाइपलाइन में आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, मॉरिशस, है ना। तो कुछ कुछ ट्रेड टाइज इन सब देशों के साथ किए गए हैं, सो दैट जो भी आपका ट्रेड कम्पिटिटिवनेस बढ़े, मार्केट एक्सेसिबिलिटी बढ़े, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट कट्स कस्टम्स ड्यूटीज ऑन एडिबल ऑयल टू ईज द रिटेल प्राइसेस। तो कस्टम्स में यानी कि जो कस्टम ड्यूटीज लगाए जाते थे एडिबल ऑयल पर, उसको कम किया गया है, सो दैट रिटेल प्राइस को सस्ता किया जाए इन एडिबल ऑयल्स के लिए। तो आप देख लो, एडिबल ऑयल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एट द फेयर प्राइस सेंटर ने जो ड्यूटी है उसको कम कर दी है। कौन कौन से एडिबल ऑयल पर, क्रूड पाम ऑयल पर, क्रूड सोयाबीन ऑयल पर, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर टू द 2.5%। एंड ये जो मूव है इट कम्स अमिड एन अनएबेटेड राइज इन द एडिबल ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। जाहिर सी बात है कम करने का मकसद यही हुआ होगा कि जो प्राइसेस हो बड़ी होंगी बड़ी तेजी से। तो क्यों राइज हुई है, पहली बात तो ये रिफ्लेक्शन है इंटरनेशनल प्राइस राइज का, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस राइज हुई, इसलिए इंडिया में भी ये आपका देखने को मिला है। क्योंकि इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया मीट्स अराउंड 56% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड वाया इंपोर्ट्स, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ द डिमांड इज फुलफिल वाया इंपोर्ट, कहने का मतलब ये मोर देन 50%। एंड आप फिर देख लो, कोविड-19 लॉकडाउन मलेशिया में रिजल्टेड इन पुअर पाम क्रॉप एंड ड्राई स्पेल्स यूक्रेन में देखने को मिला था, एज वेल एज इन रशिया, जिसके कारण सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन में प्रभावित हुआ। ग्लोबल प्रोडक्शन आपका 9% से फॉल किया गया था 2020 में ईयर ऑन ईयर। तो एक तो आपका सप्लाई कंस्ट्रेंट और दूसरा आपका इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस चेंज है। इट इज ऑल बिकॉज कोविड-19 लॉकडाउन और उसके कारण आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन वो भी प्रभावित हुआ था। एंड इम्पैक्ट ऑफ ला नीना ऑन द पाम एंड सोया प्रोड्यूसिंग एरिया। एंड ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है बायोफ्यूल और बायोफ्यूल के लिए ये वेजिटेबल ऑयल जो है वो एक कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं, है ना। तो अगर ये डिफर कर दिए जाएंगे बायोफ्यूल की तरफ, तो जो आपका सप्लाई है एडिबल ऑयल का वो कम हो जाएगा, है ना। एंड राइजिंग इनकम्स एंड चेंजिंग द फूड हैबिट, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं देख लो, वी हैव द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम allowing to promote the domestic cultivation of oil palm in the next 5 years। तो अगले 5 सालों में ये जो डोमेस्टिक कल्टीवेशन है ऑयल पाम का उसको प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ वी हैव द खरीफ स्ट्रेटजी फॉर ऑयल सीड्स 2021 फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स टू द फार्मर्स फॉर खरीफ सीजन 2021 इन द फॉर्म ऑफ मिनी किट्स।
Now we have the next article, CRISPR-based system developed to safely restrain mosquito vectors by sterilization. तो स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से जो मॉस्किटो डिजीज फैलाती है ना, उसको रोका जा सकता है और इसके लिए आपका क्रिस्पर बेस्ड सिस्टम डेवलप किया गया है। तो ये जो न्यू प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक है, जिसको PGSIT कहा जा रहा है, ये जीन्स को ही अल्टर कर देगा इन द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, जिसके कारण आपका वेरियस वायरल डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, याद रखना ये सेम ही मॉस्किटो दैट इज एडिस एजिप्टी जो आपका मलेरिया भी, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, जीका भी काउज करती है। और ये जो आपका जो PGSIT टेक्निक डेवलप किया गया है, ये आपका CRISPR टेक्निक को यूज करता है, सो दैट जो मेल मॉस्किटोज है उसको ही स्टेरिलाइज कर दिया जाए एंड रेंडर द फीमेल मॉस्किटोज फ्लाइटलेस, है ना। और ये जो फीमेल मॉस्किटो है यही तो आपका डिजीज स्प्रेडर है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी बाय डिप्लॉइंग द एग्स ऑफ स्टेराइल मेल्स एंड फ्लाइटलेस फीमेल एट टारगेटेड लोकेशन, जहां पर मॉस्किटो बोर्न डिजीज स्प्रेड होते हैं। एंड जरूरत क्यों है, तो जाहिर सी बात है मॉस्किटो रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है टू द पेस्टिसाइड एज वेल एज मलेरिया पैरासाइट रेसिस्टेंस टू द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। तो जाहिर सी बात है ऐसे एक्शंस लेने ही पड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये एक अर्जेंट नीड को क्रिएट कर रहा है फॉर न्यू वेज टू फाइट द डिजीज, अदरवाइज एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ये भी काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका मॉस्किटो है वो काफी ज्यादा ड्रग रेसिस्टेंस हो रहे हैं, जिसके कारण आपको नया टेक्निक लाने की जरूरत है। एंड सुपीरियरिटी ऑफ PGSIT, तो देख लो जो PGSIT डिजाइन की गई है मच मोर प्रिसाइज है जीन अल्टरेशन के लिए एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी, सिंस ये आपका क्रिस्पर यूज करता है नॉट द रेडिएशन और केमिकल्स। एंड अनलाइक जीन ड्राइव, ये जो PGSIT सिस्टम है वो सेल्फ लिमिटिंग है और ये आपका इन्वायरमेंट में फैलेगा नहीं, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इससे आपका जो दूसरे बायोडाइवर्सिटी वाले स्पीसीज है वो भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है ना, ये फैलेगा नहीं। और जीन ड्राइव सिस्टम ये सप्रेस कर सकती है इस डिजीज वेक्टर्स को, कैसे, बाय पासिंग द डिजायर्ड जेनेटिक अल्टरेशन, जो भी डिजायर्ड जेनेटिक अल्टरेशन है उसको आपका ये जीन ड्राइव पास कर देगा उन मॉस्किटोज में फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एंड scientists were required to prove this that system is safe and effective before releasing genetically modified mosquitoes। ये और कुछ नहीं तो क्या है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, क्योंकि इसका जीन अल्टरेशन किया गया है ना, सो दैट इनको स्टेराइल बना दिया जाए। एंड क्या है आपका क्रिस्पर, इसका फुल फॉर्म देख लो आप, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये आपका जो टेक्निक है ये जीन्स को एडिक्ट करता है, एडिक्ट नहीं मतलब एडिट करता है, जो जीन्स है उसको एडिट करने का काम ये टेक्निक करता है। कैसे, बाय कटिंग द DNA, और उसके बाद जो नेचुरल DNA रिपेयर प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली होती है तो उसको रिकवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो काट दिया, जैसे आपका जो कोई भी स्किन है वो कट जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है ना। तो ये जो क्रिस्पर है वो एक सर्टेन DNA के सेक्शन को कटिंग करेगा और उसके बाद नेचुरल DNA रिपेयर के लिए छोड़ देगा, वो अपने आप रिपेयर होगा। एंड द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, CS9 एंजाइम एंड गाइडेड RNA। तो गाइडेड RNA वो डिजायर्ड आपका जीन होगा जो डालना चाहता है, ठीक है। एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया, द डोमेन ऑफ सिंगल सेल मैक्रोऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द इन्वेडिंग वायरसेस। तो ये हमने इस टेक्निक की बात करी। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। अस्पा बहुत दिन के बाद आपका न्यूज में आया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। तो देख लो गवर्नर ऑफ असम इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है डिस्टर्ब्ड एरिया के स्टेटस को फॉर अनदर 6 months अंडर द AFSPA। तो जब हम बात करते हैं तो AFSPA की, तो ये और कुछ नहीं बल्कि जो आपका आर्म्ड फोर्सेस है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड इम्यूनिटी प्रदान कर देता है टू ब्रिंग बैक द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉर द डिस्टर्ब एरिया। तो अभी ये जो डिस्टर्ब एरियाज को एक्सटेंड किया गया है तो यहाँ पर आसपास लंबे समय के लिए चलेंगी, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में जो आसपा कहाँ कहाँ इन्फोर्सेबल है, याद रखना है कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में आपका आसपा लगा हुआ है। असम में है क्या, बिल्कुल है। नागालैंड में भी है, मणिपुर में, ये मणिपुर के सारे रीजन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूडिंग द इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल एरिया, चांगलांग, लोंगडिंग एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड एरियाज फॉलोइंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग असम। आपको सिंपली ये याद रखना है, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल इन सब जगहों पर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। तो आप देख लो लार्जेस्ट एलोकेशन SDR का इन हिस्ट्री टू कम्बेट द क्राइसिस कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, ये आपका आज से लागू हो गया है। और बेनिफिट क्या होगा, तो देख लो जब इतना ज्यादा एलोकेशन IMF के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ SDR इश्यू किया गया है तो जाहिर सी बात है ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के पोजीशन को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया को भी शेयर मिलेगा। एंड प्रोवाइड्स ए क्वेश्चन फॉर इंपोर्ट कवर एंड स्ट्रेंथन द एक्सचेंज रेट। व्हेन वी से इंपोर्ट कवर, तो इंपोर्ट कवर बेसिकली
जो फॉरेन रिजर्व्स में मनी रखे गए हैं वो कितने समय तक के लिए काफी है जिससे हमारा इंपोर्ट मीट हो सकता है, वो होता है आपका इंपोर्ट कवर। याद रखना, इस डेफिनेशन को प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। एंड इट विल आल्सो स्ट्रेंथन द एक्सचेंज रेट। एंड एसडीआर की बात करें तो ये आपका इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, आईएमएफ के द्वारा 1969 में क्रिएट किया गया था टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व एंड इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। ये याद रखना है, यूएस डॉलर हाईएस्ट आपका वेटेज होता है इसका, फिर यूरो, चाइनीज रेनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। सबसे लो वेटेज आपका ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का ही है। नाउ वी हैव द बीर शिकागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देख लो, 8 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर इसको रिलीज कर दी गई है इनटू द विल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम द सेंचुरी। तो अगर हम बात करें बीर शिकागर की तो ये आपका पंचकुला हरियाणा में लोकेटेड है और ये आपका वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को हाउस करता है पिंजौर में एंड आल्सो डेजिग्नेटेड एज इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट वी हैव द अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021। तो देख लो, ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, अटल टिंकरिंग लैब। तो नीति आयोग का ही ये आपका अटल इनोवेशन मिशन है ना। तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है इन कोलैबोरेशन विद इसरो एंड सीबीएसई, इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज लॉन्च कर दिया है। किसके लिए? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्रॉस इंडिया। और इट इज डिजाइंड फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, मेंटर्स, टीचर्स विद स्कूल्स हैविंग द एटीएल लैब्स एंड नॉन एटीएल एज वेल। तो बहुत एटीएल लैब्स वाले, नॉन एटीएल लैब्स वाले के लिए सुविधाएं लाई गई है। और इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 6 to 12 इनको ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पर वो इनोवेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं अपने आप को टू सॉल्व द डिजिटल एज स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। नाउ वी आर द बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो देख लो, सितंबर 12 एक यूनिक डे मार्क करता है, दैट इज द 124th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ सारागढ़ी, जो लड़ी गई थी बिटवीन द 6 सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड पश्तून और कजई ट्राइब्समैन। कहां पर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। एंड 21 सोल्जर्स वाज पिटेड अगेंस्ट 8,000 अफरीदी एंड औरकाज़ई ट्राइब्स, बट दे फाउट करेजसली फेसिंग डेथ हेड ऑन। एंड सारागढ़ी की बात करें तो ये आपका कम्युनिकेशन रिले पोस्ट हुआ करता था बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान, जिसको फोर्ट कावगनरी भी कहते हैं, इन द सुलेमान रेंजेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नेक्स्ट इज योर पर्सनालिटीज न्यूज, सुब्रमण्य भारती। एंड ये मॉडर्न तमिल पोएट्री के पायनियर थे, है ना, फॉन्डली कोल्ड महाकवि। तो इनको महाकवि सुब्रमण्य भारती को महाकवि भी कहा जाता था। एंड राजा ऑफ इत्तयापुरम इम्प्रेस्ड विथ हिज पोएट्री एंड उनको टाइटल दिया भारती का, है ना। तो ये जो आप सुब्रमण्य भारती देख रहे हो, तो भारती का टाइटल किन्होंने दिया? राजा ऑफ इत्तयापुरम by impressed with his poetry, तब टाइटल उनको मिला था। इसका मतलब ही है वन ब्लेस्ड बाय गॉडेस सरस्वती। एंड ही हैज प्रोफिशिएंसी इन 14 लैंग्वेज including 3 foreign language, and he used his writings to imbibe feelings of national pride among the Indian citizens, है ना। and he raised concern against the child marriage, stood for reforming Brahminism and religion, and he was also solidarity with Dalits and Muslim। and इनका जो मोटो रहा है वो है आरावेलु थेलिव्यू, यानी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, है ना। तो इस मोटो याज आरावेलु थेलिव्यू, क्लैरिटी ऑफ माइंड। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिस्कशन, होप ये क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।